वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने इशू किया है उसका हम लोग 4th मॉक टेस्ट करेंगे जो कि ICSI ने इशू किया है। आप देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, हमने खोली हुई है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, लेके गए और यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट आपको दिखेंगे, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया है मॉक टेस्ट पे। तो फर्स्ट एंड इसके पहले की कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गई है आपको। अब ये 4th मॉक टेस्ट हम लोग अभी जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ICSI इसमें पुटअप करते हैं, इसमें भी ICSI, इसमें भी हम लोग जो है कैपिटल लेटर में ICSI पुटअप करेंगे। अब ये आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन हूँ मैं अभी जो है, ये हम लोग आगे बढ़ गए। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर वापस से बता रहा हूँ मैं, 120 मिनट का पेपर है। बिजनेस कम्युनिकेशन के 35 क्वेश्चन है, टोटल 50 मार्क का है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। और करंट अफेयर 15 मार्क का है, 15 क्वेश्चन है, 20 मार्क का। इसमें वाइवा वॉइस भी आता है, ठीक। निगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की इसमें आपको नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे, हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 132 MCQs है इसमें टोटल में जो है, ठीक, क्लियर। देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको जो है इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। ही वॉज नॉट लिसनिंग डैश आई वॉज सेइंग, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू वॉट आई वॉज सेइंग। तो इसका जो है आप देखिए लॉजिकली ही टू व्हाट आई वाज सेइंग आ जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन है टू व्हाट आई वाज सेइंग, तो ज़्यादा अच्छा ए लगता है, इसको टिक कर देते हैं। ही वाज नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई वाज सेइंग, तो ये फिट बैठता है इसमें, बोलने से हमको पता चलता है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली नहीं जा रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा हम लोग इसको ले रहे हैं। क्वेश्चन 2 पे हम आते हैं। चूज द मोस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। तो जो इसमें से सबसे ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको हमको लेना है। द टाइटैनिक डिड नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक लगता है कि टाइटैनिक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची। द टाइटैनिक डिड नॉट रीच हीज डेस्टिनेशन। हीज मेल्स के लिए आता है, तो टाइटैनिक तो एक निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए इट्स आना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा ए ही लगता है, क्योंकि इसके बाद में आप देखो सब वर्ड एक जैसे है। हीज की जगह पे फिर देयर है, देयर की जगह पे हर है, तो मैं इट्स को लेता हूँ। तो द टाइटैनिक डिड नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, ए आंसर सही है। 3rd पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द ऑप्शन गिवन बिलो। एडहेरेंस, तो एडहेरेंस का स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को देख के लगता है कि ए आंसर इसका ठीक है, एडहेरेंस। तो एडहेरेंस ये स्पेलिंग ठीक है, ए वाली। 4th पे हम आते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो चूज करना है, ऑप्शन चूज करना। मलाफाइट का मतलब होता है बुरी भावना, बुरी भावना से कोई काम करना, मलाफाइट। तो मलाफाइट का मतलब होता है बैड इंटेंशन, तो हमने बैड इंटेंशन को टिक कर दिया है। 5th पे हम आते हैं। डैश इज डिस्ट्रैक्टिंग एंड इंटरफेयर्स विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो सेंडर्स वॉइस नहीं, अब कोई आदमी अपनी वॉइस भेजेगा तो क्या उससे कोई वो होता है क्या, डिस्टर्ब होता है क्या? नहीं, नॉइस से होता है। तो नॉइस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नॉइस इज डिस्ट्रैक्टिंग एंड इंटरफेयर्स विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो नॉइस है उससे व्यक्ति जो है डिस्टर्ब होता है और इंटरफेयर विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे, ठीक, क्लियर होता है ये। तो नॉइस इसमें हम लोग लेके आएंगे, नॉइस इसमें आता है हमारे पास में। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है। कम्युनिकेशन इज अ डैश प्रोसेस एज इट इनकॉर्पोरेट्स द चेंजिंग शेप ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द इन्वायरमेंट। कम्युनिकेशन जो है
वो एक डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि ये जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें उनके कहीं ना कहीं दिमाग को या उनकी जो भावनाएं हैं उनको चेंज करता है। तो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, स्लो प्रोसेस नहीं है। मैं एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे मेरे को बोला गया था कि इंसान दो चीज़ों से सीखता है, बाय रीडिंग द गुड बुक्स एंड बाय मीटिंग द गुड पीपल्स। तो अगर आपको अपनी आपकी ग्रोथ करनी है तो आपको जो है बहुत अच्छे लोगों से मिलना चालू करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़नी चालू करनी चाहिए। जो है 7 पे हम आते हैं, read the jumbled passage carefully and then pick up the option in which the best sequence is shown। तो आपको पहले तो पढ़ लेना है। तो मैं जनरली, ये कैसा है ना, हम लोगों को 9th-10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, तो एक बार पढ़ लो फिर देखो इसको कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पढ़ता हूं मैं, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ब्रेन of men and women are organized differently in a way they process speech। मतलब जो इंसानी दिमाग है उसमें औरतों का और आदमियों का जो दिमाग है वो अलग तरीके से बनाया हुआ है कि जिससे कि वो शब्दों को प्रोसेस करे। डिफरेंस इन वे men and women process language is of specifically interest to brain researchers। मतलब जो मैन और वुमेन का दिमाग जो है कैसे लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, ये रिसर्चर्स के लिए बहुत इंटरेस्ट का एरिया है। However, women are more likely than men to suffer aphasia when the front part of the brain is damaged। It has been known that the aphasia, a kind of speech disorder, is more common in men than in women when the left side of the brain is damaged in an accident or after stroke। अब आप देखो कि बहुत ज़्यादा अब नीचे के आंसर्स पे से हम लोग आते हैं, तो हमने क्या किया है ना, हमने इसको वर्कआउट किया है और हमने इसका बी सीक्वेंस निकाला है। तो पहले वाला देखते हैं, बी में है 4th। तो इट हैज बीन नोन दैट एफेसिया ए काइंड ऑफ स्पीच डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन देन व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट और आफ्टर ए स्ट्रोक। मतलब जो मेन में फीसिया नाम का डिसऑर्डर, स्पीड डिसऑर्डर, वो ज़्यादा कॉमन है वुमेन के, अगर मेंस का ब्रेन डैमेज होता है तो। उसके बाद में उन्होंने 3rd को पिक किया है। However, women are more likely than men to suffer aphasia when front part of the brain is damaged। मगर औरतें भी जो है मेंस के जैसी ही रहता है, उन्होंने फिर उसको बोला है। उसके बाद 2nd लिया है, डिफरेंस इन अ वे men and women process language is of especially interest to brain researchers। This clearly indicates that the brain of men and women are organized differently in a way the process speech। तो आई थिंक यही लगता है कि इसी को अपन ने पिक कर लेना चाहिए, बी वाला। इट मे बी पॉसिबल कि उन्होंने इसको थोड़ा डिफरेंटली लिया हो, क्योंकि जो शुरू के 1 और 2 है वो शुरू में भी ले सकते हैं। तो हमने कुछ इसको इस तरह से लिया है, एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस टू मीट द कॉन्टिजेंसीज इज कॉल्ड रिजर्व। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे बुरे समय के लिए जो पैसा बचा के रखते हैं उसको रिजर्व करके बोलते हैं। तो अगर हमने हमारे मुनाफे में से कुछ पैसा अलग से रख के रखा है तो उसको रिजर्व करके बोला जाने वाला है। क्या बोलेंगे, रिजर्व करके बोला जाने वाला है। 9, चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है। रेम्यूनरेशन का जो करेक्ट स्पेलिंग है, रेम्यूनरेशन, तो आपको ए दिखेगा, वो स्पेलिंग जो है क्या है, ए स्पेलिंग है वहां पे, REMUNARATION, रेम्यूनरेशन उसका करेक्ट स्पेलिंग है। 10th पे हम आते हैं, चूज द मोस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बेलो। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट उसको लेना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कौन सा सही है, प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग फॉर माई रोमांटिक लाइफ। फॉर माई रोमांटिक लाइफ थोड़ा गलत लगता है, फॉर नहीं आना चाहिए वहां पे, इनटू माई रोमांटिक लाइफ ठीक लगता है। तो आप देखो बहुत ज़्यादा मैं जा ही नहीं रहा हूँ उसके अंदर में, तो मैं जो है सी को पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जब वो पहला ए सेंटेंस बोला उसी समय मेरे को लगा प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग इनटू माई रोमांटिक लाइफ, वो ज़्यादा ठीक लगा और मैंने वो सी पे था, इसीलिए मैंने उसको सी को टिक कर दिया है।
कैसा है, जब आप ज़्यादा इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको आदत हो जाती है इस तरह के एमसीक्यू का जजमेंट कर लेने की। अब मैं बहुत सारे, अभी तो इसमें वीडियोस बना दिए हमने, अभी आपको भी और बहुत सारे वीडियोस बना रहे हम लोग जो है, तो हम लोगों को क्या हो गया है ना, एक हिंट आ जाता है कि इसका आंसर ये हो सकता है। ऐसा सेम हिंट आपको आ जाएगा अगर आप बार बार इनको करोगे तो known to self and known to other is called dash in Johari window। तो known to self and known to other is called arena quadrant in Johari window। तो अपने आप को पता करना और अदर के बारे में पता करना, जोहारी विंडो में इसको एरेना क्वाड्रेंट बोलते थे। तो इसको आप ध्यान रख लेंगे, रट्टा मार लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। एन एड्रेस बार इज ऑल्सो नोन एज URL बार। तो URL बार भी बोलते हैं या वेब ब्राउजर बार भी बोला जा सकता है। तो एड्रेस बार जो है उसको हम लोग URL बार बोलेंगे, URL बार बोलेंगे उसको हम लोग। कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए मीटिंग में प्रेजेंट, जिससे कि हम लोग मीटिंग को स्मूथली कैरी कर सके। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ ए मीटिंग, ये ठीक लगता है। तो इसको अभी एक बार टिक कर देता हूं। ए लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ओन्ड बाय पर्सन, ये तो शेयर होल्डिंग होती है। ए पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस, उसको ओनर बोला जाता है। वन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। तो ए ही सही है। कोरम का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस एट अ मीटिंग, ये ठीक लगता है। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। 14th पे हम आते हैं, फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो ये जो वर्ड है हमारे पास में, इसका हमको सही शब्द पता करना है। एम्पैथी से मिलता जुलता वर्ड क्या है, सिनोनिम वर्ड क्या होता है। तो एम्पैथी का मतलब अपोजिशन तो नहीं होता, आयर भी नहीं होता, ट्रैंक्विलिटी भी नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग उसका मतलब ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है इसको अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। भाई आप किसी की बात को समझ रहे हो, किसी के दुख को समझ रहे हो, किसी की पीड़ा को समझ रहे हो, उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। वो भी एक तरह की पैथी है, मतलब एक तरह का हम लोग बोलेंगे एक अंडरस्टैंडिंग उसमें आ जाता है। प्राइस लिस्ट, मैनुअल, परचेज ऑर्डर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक, और इंटरनल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब ये देखिए, प्राइस लिस्ट, मैनुअल, परचेज ऑर्डर, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। तो हम लोग इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोल दे रहे हैं अभी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तो वो होता है कि एक लेवल के एम्प्लॉयज आपस में जब बातचीत करते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है। कंपनी के बाहरी व्यक्ति से हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन अंदरूनी लेवल से बात करते हैं तो होता है। वर्टिकल जब आप अपने बॉस से बात करते हो तो उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हो। तो हम लोग ने एक्सटर्नल लिया है बिकॉज प्राइस लिस्ट आप अपने ग्राहक को देंगे, मैनुअल्स आप अपने ग्राहक को देंगे कि भाई देखो इतने तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास में। परचेज ऑर्डर आप अपने ग्राहक को देंगे या आप किसी को देंगे जिससे आप परचेज करना चाह रहे हो, जिसके आप कस्टमर हो, तो बाहरी पार्टी को देंगे। तो इसलिए हमने उसको ले लिया है। 16th पे आते हैं, The worker empowerment and their participation in management has led to an increase in the flow of downward communication. The workers empowerment and their participation in the management has led to an increase in the flow of downward communication। बोल सकते हैं downward communication होता है इससे जो है हम लोग। upward communication वो भी होता है। अब वो भी होता है कि भाई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है बिकॉज मालक नौकर से बात भी करता है। अपवर्ड भी होता है, नौकर मालक से बात करता है। डायगोनल तो इसमें कंसीडर नहीं होगा। डायगोनल का मतलब है एक डिपार्टमेंट का जूनियर स्टाफ दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर स्टाफ से बात करता है। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होता है इसमें, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो दोनों ही सही है, डाउनवर्ड भी सही है, अपवर्ड भी सही है। मैं अपवर्ड ले लेता हूं तो क्योंकि छोटा आदमी बड़े आदमी से बात करेगा या बड़ा आदमी छोटा आदमी से, तो अपवर्ड बोल लेते हैं अपन। ए भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, क्लियर।
प्रोरेटा का मतलब क्या होता है? प्रोरेटा का मतलब प्रोपोर्शनेट में। ए प्रोरेटा मीन्स ए समरी और करिकुलम विटे नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं, फॉर द गुड ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू रेट और प्रोपोर्शन। तो डी सही लगता है कि प्रोरेटा मतलब प्रोपोर्शनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं उसको प्रोरेटा बोलेंगे। 18th में आते हैं, द पर्पज ऑफ MIS इज टू रिड्यूस द मैनेजमेंट क्लैशेस। होता है वैसे कम, बाकी एज सच उसके लिए नहीं होता है। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर पुटअप किए जाते हैं जैसे टैली, ERP और बाकी सब, तो वैसे ही काम बहुत कम हो जाता है। काम का जो बोझ है उसके वॉल्यूम को टैकल करने के लिए इसको लाते हैं। टू एलोकेट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज बोल सकते हैं। टू इंक्रीज द लेबर आउटपुट ये भी बोल सकते हैं। टू हेल्प इन रिक्रूटमेंट। अब ये ज्यादा सभी अच्छे हैं, ज्यादा अच्छा बी लगता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को हमने टिक करना है, तो हमने 18th के बी को टिक कर दिया है यहाँ पे। 19 पे आते हैं, communication being particular and clear rather than fuzzy and general implies which principle of communication? clarity। कि कब जब भी हम किसी से बातचीत करें तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर रहनी चाहिए। तो हमने 19 का सी लिया है। इसमें क्या लिया है? 19 का सी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। ए स्मेल ए रेट मीन्स, मतलब रेट को जो चूहा है उसको स्मेल कर लेना। तो सस्पेक्ट अ ट्रिक, मतलब बहुत बार क्या होता है कि किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो सामने वाले को यू करके घुमाते हैं, तो वो वहां पे कैसा है ना, अपने को ट्रिक को समझ लेना है कि ट्रिक क्या है। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक को समझना है हम लोगों ने जो है। 21 पे हम आते हैं, 21 पे, रीड द जम्बल्ड पैसेज केयरफुली एंड देन पिक अप द ऑप्शन इन विच द बेस्ट सीक्वेंस इज शोन। तो कन्वर्टिंग मनी इनटू सेवरल करेंसीज इन अ कोर्स ऑफ वन ट्रिप कैन ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब अगर हम लोग जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं करेंसीज को, जब हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो वो महंगा पड़ता है ओवरऑल। अपन इंडिया में ही कन्वर्ट करवा लो, ज़्यादा ठीक रहता है। गिवन दैट बैंक्स एंड ब्यूरोक्स दे चार्ज कमीशन ऑन द ट्रांजेक्शन। तो जो बैंक्स है और बाकी संस्थाएं जो कन्वर्शन करवा के देती है वो कमीशन चार्ज करती है, उस पर उनका बोलना है। ट्राई टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ वेरियस नोट्स एंड कॉइन्स कैन बी क्वाइट ए स्ट्रेन पर्टिकुलरली इफ यू आर विजिटिंग मोर देन वन कंट्री। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे कितने रुपए के लिए कितना है, जैसे एक डॉलर अभी इंडिया में करीबन 80 रुपये 75 रुपये का चल रहा है, तो उसको वर्कआउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एक से ज़्यादा कंट्री में जाते हैं। ट्रैवल कैन बी वेरी एक्साइटिंग बट इट कैन ऑल्सो रादर कॉम्प्लिकेटेड। अब ये लगता है कि जो थर्ड है वो शुरू में आना चाहिए हमारे पास। एंड वन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन इज अनडाउटेबली फॉरेन करेंसी। तो मेरे को ऐसा लगता है 3 4 2 1 3 4 2 1 का है, 3 4 2 1 3 4 2 1 सी, इसको हम लोग टिक कर लेते हैं बिकॉज पढ़ते पढ़ते ही लगा कि 3 4 2 1 है हमारे पास में, तो 3 4 2 1 को हमने टिक कर लिया है। 21 हो गया है। 22 पे चलते हैं, 22 पे चलते हैं। फिल अप द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई फादर वॉज एनॉयड डैश मी। माई फादर वॉज एनॉयड विथ मी। ए आंसर ज्यादा सटीक बैठता है तो ए को ले सकते हैं। टूवर्ड्स मी भी हो सकता है, माई फादर वॉज एनॉयड टूवर्ड्स मी भी हो सकता है, तो वो भी ले सकते हैं। बाकी विथ मी ज्यादा ठीक लग रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स इज सम पीपल बिलीव दैट इमोशनल मेच्योरिटी मेन आर इंफीरियर डैश वुमेन। तो सम पीपल बिलीव दैट इमोशनल मेच्योरिटी मेन आर इंफीरियर देन वुमेन। तो वुमेन से अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी रहता है ना तो वो वुमेन से कच्चा रहता है, वो वुमेन से जो है हम लोग बोलेंगे अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं रहता है। तो ज़्यादा जो मेंस जो है वो थोड़े से स्ट्रांग रहते हैं मेंटली जो है। 24 पे हम आते हैं, तो 24 पे हम आते हैं, द कूल वंस हील मीन्स, टू कूल वंस हील मीन्स कौन सा ज़्यादा इसमें से सटीक है?
तो डी, टू वेट एंड रेस्ट फॉर सम टाइम, ये इसका सटीक आंसर है। मतलब टू कूल वंस हील, मतलब हील नीचे पहनते हैं पैर में, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अपने आप को थोड़ा शांति दो, थोड़ी देर रुक जाओ, देखो काम हो जाएगा। A/N dash is an evaluation or assessment or review of a particular event, issue, period or set of circumstances related to business। तो ये जो है इसमें हम लोग बोल रहे हैं AN बिजनेस रिपोर्ट इज एन इवैल्यूएशन। बिजनेस रिपोर्ट जो रहती है वो क्या रहती है, एक तरह का इवैल्यूएशन रहता है या असेसमेंट रहता है, और रिव्यू ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, इशू, पीरियड और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू ए बिजनेस। 26 पे हम आते हैं। रीड द जम्बल्ड पैसेज केयरफुल्ली एंड देन पिक अप द ऑप्शन इन विच बेस्ट सीक्वेंस इज शोन। She was right about 3, curiosity, freckles and doubt, but wrong about love। मतलब एक कोई लेडी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो है 3 चीजों के बारे में राइट है, क्यूरियोसिटी, फ्रेकल्स एंड डाउट, बट वो लव के बारे में गलत है। 4 ऑफ रिंग्स, आई डू बी बेटर विदाउट लव, क्यूरियोसिटी, फ्रेकल्स एंड डाउट। लव इज इंडिस्पेंसेबल इन लाइफ, मतलब लव के बिना नहीं रहा जा सकता। सो रोट डोरोथी पार्कर द अमेरिकन राइटर। अब ऐसा लगता है पढ़ के कि 4th वाला जो है वो आंसर ज्यादा सटीक बैठता है, तो हमने इसका आंसर निकाला। इसका आंसर हमारा है 4, मतलब पहले वाला है सो रोट डोरोथी पार्कर द अमेरिकन राइटर। फिर फर्स्ट, शी वॉज राइट अबाउट 3, क्यूरियोसिटी, फ्रेकल्स, डाउट बट रॉन्ग अबाउट लव। और थर्ड लिया फिर लव इज इंडिस्पेंसेबल इन लाइफ। 4 ऑफ रिंग्स, आई डू बी बेटर विदाउट लव, क्यूरियोसिटी, फ्रेकल्स एंड डाउट। तो इसको उन्होंने टिक किया है, हमने इसको पिकअप कर लेते हैं। 26 का जो है 26 का ए ले लेते हैं। 27 बड़ा पैराग्राफ है हमारे पास में, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। Read the passage given carefully and choose the most appropriate option to the question. Nature, अब आपने अगर मॉक टेस्ट 1 देखी होंगी तो उसमें भी हमने 27 से ये पैराग्राफ चालू हुआ था, ऐसे ही कुछ। तो नेचर राइटिंग इज नॉन फिक्शन और फिक्शन प्रोज और पोइट्री अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब जो नेचर के बारे में लोग लिखते हैं अपने थॉट को, वो फिक्शन मतलब मन घड़त भी हो सकता है या रियलिटी भी हो सकता है। नेचर राइटिंग इनकम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क। तो नेचर राइटिंग में बहुत सारी चीजें आती है, रेंजिंग फ्रॉम दोज दैट प्लेस प्राइमरी एम्फेसिस ऑन नेचुरल हिस्ट्री फैक्ट सच एज फील्ड गाइड to those in which philosophical interpretation predominate. It include natural history, essay, poetry, essays of solitude or escape, as well as travel and adventure writing। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है नेचर राइटिंग में, एसे, पोइट्री, एसे, सॉलिट्यूड, एसेज ऑफ सॉलिट्यूड, एस्केप, बहुत सारी चीजें। नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉज हेविली ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो नेचर राइटिंग बहुत बार साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पे भी आधारित रहती है, इन फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, तो नेचुरल वर्ल्ड पे भी। एट द सेम टाइम इट इज फ्रीक्वेंटली रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड इनकॉर्पोरेट पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन अपॉन नेचर। तो ये जो है आपके क्या थॉट है उस चीज के बारे में, उस पर लिखी जाती है। मॉडर्न नेचर राइटिंग ट्रेसेस इट रूट टू द वर्ल्ड वर्क ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दैट वेयर पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो मॉडर्न नेचर राइटिंग जो अभी बोलते हैं हम लोग, ये 18वीं सदी से चालू हुई थी, थ्रू आउट द 1900 तक की चलती गई। एन इंपॉर्टेंट अर्ली फिगर was person naturalist Gilbert White 1720 से 1720 to 1793, a pioneer English naturalist and ornithologist. He is the best known for his natural history and etiquettes of Selborne। तो choose the most appropriate option है, बाजू में देखेंगे। Nature writing emphasizes on historical facts about the nature, ठीक है। फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर, वो भी ठीक लगता है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, तो तीनों ही ठीक लगते हैं हम लोगों को, हम लोग तीनों को ही ले लेते हैं बिकॉज उन्होंने तीनों के बारे में ही बात की है।
27 पे आते हैं, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द पीरियड टू विच द मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड। तो मॉडर्न नेचर राइटिंग जो है वो कब से ट्रेस्ड कर सकते हैं, तो 1750 से हम लोग उसको पिकअप करेंगे, तो जिसका 1900 तक के हम लोग उसको ले सकते हैं। 29 पे हम आते हैं, विच स्टेटमेंट समराइजेज द अबाउ पैसेज। तो कौन सा स्टेटमेंट इसको समराइज करता है, जो है अगर आप देखना चाहेंगे तो द पैसेज टॉक्स अबाउट लाइफ एंड लेसन्स ऑफ गिलबर्ट वाइट, ए प्रोफाउंड नेचुरलिस्ट एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट। गिलबर्ट वाइट अगर आप देखेंगे ना तो बाद में आया है, बहुत पहले नहीं था वो गिलबर्ट वाइट जो है। द पैसेज टॉक्स अबाउट हाउ नेचर राइटिंग इज मिसिंग इन द मॉडर्न एरा एंड नीड्स टू बी रिवाइव्ड। ठीक है, मगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही है। द पैसेज टॉक्स अबाउट फ्रॉम वेयर द राइटर्स ड्रॉ इंस्पिरेशन ऑफ नेचर राइटिंग एंड हाउ इट्स इंपॉर्टेंस इन डिमिनिशिंग इन मॉडर्न एरा। ठीक है, वो भी ठीक है। द पैसेज टॉक्स अबाउट व्हाट नेचर राइटिंग इज, the different types of nature writing, its style and about the root and pioneer of modern nature writing। तो ये ज़्यादा सटीक लगता है मेरे को डी, बिकॉज इसने टाइप्स ऑफ राइटिंग के बारे में भी बात की है। तो 30 पे हम आते हैं, विच वर्ड एप्टली डिस्क्राइब द वर्ड रिफ्लेक्शन एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसमें से जो है कौन सा वर्ड जो है हमको डिस्क्राइब करता है रिफ्लेक्शन को, तो ओपिनियन ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा ओपिनियन हमारा रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। अगर मैं कहीं पे जाके मेरा ओपिनियन दूं तो मेरा रिफ्लेक्शन हो सकता है वो। 31 पे हम आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर रिटन एज अ पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग। तो कौन सा जो वर्क है वो लिखा गया नेचर राइटिंग के तौर पे, नेचुरल हिस्ट्री, एसेज ऑफ सॉलिट्यूड और एस्केप, पोइट्री, ट्रैवल एंड एडवेंचर। तो सभी था ट्रैवल एंड एडवेंचर। अब ये सभी है, ऑल ऑफ द अबाउ को ले लेते हैं ना, एक काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा ऑल ऑफ द अबाउ को पिकअप कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 31 हो गया। 32 पे चलते हैं, अंडर डैश डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन क्लाउड, अंडर बिग डेटा स्टोरेज हो सकता है, फाइल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज अभी बड़ा हैपनिंग सा वर्ड है, बहुत चल रहा है। तो अंडर द क्लाउड स्टोरेज डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन क्लाउड, मतलब इसमें एक सर्वर रहता है, वहां पे डेटा जाके स्टोर हो जाता है और वहां से हम जब भी, जैसे जीमेल है, अब कब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीमेल में अपनी फाइल भेज के रखते हैं, तो बेसिकली वहां पे डेटा स्टोर हो जाता है। 33 पे हम आते हैं, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। तो जो चॉइसेस गिवन बेलो, तो जो वर्ड है उसका हमको चॉइसेस में से मतलब निकालना है। परज्यूर का मतलब होता है टू लाई, क्या होता है, टू लाई। 34 पे हम आते हैं, ड्रिंकिंग कंट्री लीकर एट मैरिज इज अ कस्टम डैश सर्टेन ट्राइब्स। तो ड्रिंकिंग लीकर, तो कंट्री लीकर एट मैरिज इज अ कस्टम अमॉन्ग सर्टेन ट्राइब्स। तो कुछ जगह पे ये कुछ ट्राइब्स में, कुछ जातों में ये है कि वहां पे जाके आपको वो पिलाते हैं वो लोग। When the addressed to all employees an office memorandum is good as an, तो जब सब एम्प्लॉयज को जो है उसको प्रकाशित कर रहे हैं हम लोग, तो उसको जो है ऑफिस ऑर्डर के जैसे आप उसको प्रकाशित करिए। किसके जैसे प्रकाशित करिए, ऑफिस ऑर्डर के जैसे आप उसको प्रकाशित करिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। 36 क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारे लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, अब क्वाजी का मतलब होता है छोटा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा कॉन्ट्रैक्ट। बोलने से कुछ अटपटा सा लगता है, तो बेसिकली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता ही नहीं। ये एक, यहाँ पे कोई ऑफर नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं। इन एब्सेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लॉ क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन, तो लॉ एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। तो एक एक करके देखते हैं ऑप्शन में से। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ए पार्टी ए कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू, ये हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है इसमें का। राइजिंग एज इफ फ्रॉम डीड, ये भी है। लीगल पोर्शन है,
इतना समझ में नहीं आता है, तो आई थिंक ज़्यादा सटीक जो लगता है वो ए लगता है, तो हम लोग उसको ए को टिक कर लेते कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की एक्शन से आता है। जैसे कि समझ लो किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड पिज़्ज़ा वाले ने फर्स्ट फ्लोर पे डिलीवरी देने के बजाय सेकंड पे दे दिया और सेकंड वाले ने बिना सोचे कंज्यूम भी कर लिया, तो सेकंड वाले का तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था नहीं, उसके बाद में भी उसको उसका पैसा देना पड़ेगा और फर्स्ट फ्लोर वाला उसका पैसा देने के लिए लायबल नहीं है बिकॉज उसने उसको कंज्यूम नहीं किया है। 37 पे आते हैं, इन लॉ ऑफ टॉट, तो टॉट को हमने बोला है सिविल रॉन्ग, मतलब ऐसी कोई चीज करना कि जहां पे हम लोग क्रिमिनली लायबल नहीं रहते हो मगर हम लोग सिविल केसेस में लायबल हो सकते हो। इन लॉ ऑफ टॉट मीनिंग ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इज, तो लॉ ऑफ टॉट जो रहता है उसके मुकाबले अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है। देखो लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो प्रॉपर कैलकुलेशन से आते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो पेनल्टी के तौर पे रहता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि प्रॉपरली कैलकुलेटेड नहीं है, एवं ही कुछ तो भी कैलकुलेट कर दिया है, उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। 38 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, तो हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फिगर को जो कि पैटर्न को कंप्लीट करता हो। तो हम लोग इसको इस तरह से बोलेंगे कि आप देखिए वो कहीं ना कहीं सर्कल है उसमें जो है, और हम लोगों ने इसको जो वर्कआउट किया, जो फाइंड आउट किया, ऐसा लगता है कि जो इमेज 4 है वो ज़्यादा सटीक बैठती है उसमें, ये वाली इमेज जो है, ये वाली जो बाजू वाली जो इमेज है, तो हम लोग 4th इमेज को जो है इसमें से ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है 39 पे हम आते हैं। आपको थोड़ा वर्कआउट करके देखना पड़ेगा उसमें वो कैसे वर्क करती है ना, उसको एक बार देखना पड़ेगा आपको कि उसमें जो है आप कैसे उसको निकालेंगे, कैसे देखेंगे, उसको देखना पड़ेगा आपको जो है, तो ज़्यादा अच्छे से आपको सटीकता से समझ में आएगा उसमें जो है फिर जो है। अब हम लोग जो है कंपनीज एक्ट 2013 है हमारे पास में, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 ए प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी में 3 कंडीशन होती है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में प्राइवेट कंपनी जो है किसी भी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर या डिबेंचर्स ऑफर नहीं कर सकती है या सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर सकती है, और प्राइवेट कंपनी के जो शेयर है वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 ए प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी ए प्राइवेट कंपनी। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है, डीम्ड पब्लिक कंपनी बोलते हैं अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, हाँ, और वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन में ना डीम टू बी पब्लिक कंपनी भी है और पब्लिक कंपनी भी है, दोनों ही ज़्यादा अच्छे हैं, मगर ज़्यादा अच्छा इसमें से हम लोग बोलेंगे डीम टू बी या पब्लिक कंपनी है, तो उसको टिक कर लेंगे हम लोग। 40 पे आते हैं, गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बोलने पे उनको अपॉइंट होता है, तो जो गवर्नर रहता है वो एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड होते हैं, तो अगर हटाना है तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं उनको। 41 पे आते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द लोअर हाउस। तो लोअर हाउस में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। देखिए अपर हाउस जो बोला जाता है उसको राज्यसभा बोलते हैं, उसमें 6 साल का कार्यकाल मिलता है। जो लोअर हाउस बोला जाता है वो लोकसभा आता है जिसमें 5 साल का कार्यकाल मिलता है। तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द लोअर हाउस ऑफ पीपल, तो 12 लोगों को नॉमिनेट वो कर सकते हैं। 42 पे हम आते हैं, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेशन प्रिसाइड्स ओवर बाय। तो जो जॉइंट सिटिंग रहती है उसको कौन प्रिसाइड करता है, लोकसभा राज्यसभा की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको प्रिसाइड ओवर करते हैं। 43 पे आते हैं,
ए इज अ सन ऑफ सी, तो ए जो है वो बेटा है सी का, वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स टू वन अनदर, और सी और क्यू जो है वो सिस्टर है, तो जो ए है उसकी मौसी हो गई क्यू, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। Z इज द मदर ऑफ Q, तो Z जो है वो मदर है Q की, तो वो C की भी तो मदर हो गई ना, फिर मतलब वो A की नानी हो गई। इफ P इज द सन ऑफ Q, तो P जो उसका बेटा है, मतलब अगर जो Z का बेटा P है तो वो C और Q का हो गया भाई और A का हो गया मामा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Z इज द ब्रदर ऑफ C, Z इज द ब्रदर ऑफ C, नहीं ऐसा नहीं है। P इज द कजन ऑफ A, वैसा भी नहीं है। Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ A एंड P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, तो P जो है ये ठीक लगता है। P जो है वो मैटरनल अंकल होगा A का, जो मैंने बोला मामा है वो मैटरनल अंकल है। 43 जो है उसका हमारा आंसर आता है D। क्या है 43 का हमारा आंसर D आता है। 44 पे हम आते हैं। Who among the following is competent to enter into contract under Indian Contract Act 1872? 1872 में 1 सितंबर 1872 को ये पिक्चर में आया था। A person who is a minor and of sound mind, तो देखो माइनर तो जो है वो एंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में, साउंड माइंड जरूर कर सकता है, मगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो साउंड माइंड है मगर माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ए पर्सन हु इज अ मेजर ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, तो ये ज्यादा अच्छा है, इसको टिक कर लेते हैं और यही सही है। देयर आर 3 कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। बोलते जाओ मेरे पीछे पीछे, ज्यादा बेटर रहेगा। The relationship between parties to contract, allowing them to sue each other but preventing a third party from doing so, is privity of contract. Stranger to the contract भी बोलते हैं इसको। तो अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दो लोग कोर्ट में जाएंगे, तीसरा क्यों जाएगा कोर्ट में, या तीसरा क्यों सूट फाइल करेगा कोर्ट में जो है। 46 पे आते हैं। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो जो ये वर्ड्स है इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करो। की चाबी, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो स्विच ऑन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, की है या उसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। आप देखो पहले नंबर पे की आता है, अब ये की है, उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में लॉक को खोलेंगे तो थर्ड पे आ जाएगा। अब ये सी आंसर जो है वो ठीक लगता है। तो आप पहले, आपके पास चाबी है फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपने लॉक है, डोर सेकंड पे डोर लॉक है, फोर्थ पे आप उसको खोल के रूम के अंदर गए और आपने लाइट को स्विच ऑन किया। तो ये सीक्वेंस ज्यादा बेटर लगता है, बढ़िया लगता है, यही सही है। 47th पे हम आते हैं। फाइंड द ऑड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो लॉयर, पुलिस लॉयर आपस में रहता है, मतलब आपस में रहता है इन द सेंस साथ साथ में है, उसी जॉनर के है। जजमेंट है और जज है। आप देखो लॉयर, पुलिस, जजेस ये एक ही जगह पे काम करते हैं, मगर जजमेंट जो है वो एक, हम लोग बोलेंगे ऊपर तीनों जो है लॉयर, पुलिस और जज ये नाउन है, हाँ, और जजमेंट जो है वो एक्शन को दिखाता है, तो जजमेंट को बोल देंगे। हमारा जो सही आंसर है वो जजमेंट है। 48 पे आते हैं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो 1 से 9, तो इसके बीच में 8 का फर्क है ना। 9 के बाद 25 पे हम आते हैं, तो 25 में कितने का फर्क हो गया, आप देखो 16 का फर्क हो गया। तो पहले था 8 का, अब 16 का। 25 के बाद में आप 49 पे जाते हो तो आपका 24 का फर्क हो गया। तो ये 8 का टेबल हो गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना, 24। अब 24 हो गया, 49 में 24 का फर्क है। 24 के बाद डायरेक्ट 32, तो अब 49 में 32 ऐड करो, बोला क्या आता है,
तो 49 में 32 ऐड करेंगे 51, 81 आता है। तो सी आंसर हमारा सटीक बैठता है। तो हम लोग देखो, हमने तो नीचे देखा ही नहीं, हमने तो ऊपर ही देख के उसको सॉल्व कर लिया। तो आपने भी जो है थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस का खेल है ये। फंडामेंटल राइट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बोरोड फ्रॉम, तो कहां से बोरोड किया था? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। अब ये सब चीजें हमने पढ़ी है, पता की है, इसीलिए हम लोग इसको बता पा रहे हैं। ठीक, थोड़ा रिसर्च किया इस पे। इन लॉ ऑफ टॉट ए मास्टर इज जनरली लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट, सही बात है ना। तो लॉ ऑफ टॉट में जो है माइनर जो है, मास्टर जो है वो अपने नौकर के एक्शन के लिए लाइबल रहता है। दिस वी कॉल्ड एज विकोरियस लाइबिलिटी, विकोरियस लाइबिलिटी बोलते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो रहता है वो ये रहता है कि अगर कोई आप हैजार्डियस नेचर का व्यापार कर रहे हो तो आपको इतना तो और आपने नुकसान कर दिया किसी का, तो आपको उस नुकसान की भरपाई करनी है, चाहे आपकी गलती हो या नहीं हो। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी वही मतलब होता है। 51 पे हम आते हैं। Which of the following diagram indicate the best relation between travelers, जो लोग घूमते हैं, ट्रेन एंड बसेस। तो इसमें से कौन सी ट्रेन एंड बसेस, तो कौन सा जो डायग्राम है वो ज़्यादा सटीकता से हम लोग बोलेंगे कि रिलेशनशिप को दर्शाता है? कौन सा डायग्राम जो है, अब देखो ये तीनों ही अलग अलग बातें हैं। और ये तीनों जो है, ट्रैवलर जो है वो ट्रेन में भी घूम सकता है, बस में भी घूम सकता है। ठीक, तो मैंने इसको ऐसा सोचा है कि इसको 2 लेते हैं हम लोग, इमेज 2 को लेंगे हम लोग, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे में समाया हुआ नहीं है जो है। ठीक, तो हमने इसको तीनों को अलग अलग लिया है। मेरे पास में ऑप्शन है, तीनों अलग अलग स्टैंड करते हैं। 52 पे मैं आता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, तो 200 होते हैं। 200 लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉय को छोड़ के किसी भी प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते। जब हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते थे उसमें 50 होता था, अब ये 200 की सीमा हो गई है इसकी जो है। 53 पे आते हैं। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कितनी लैंग्वेजेस जो है 8th शेड्यूल में है निर्धारित? 22 लैंग्वेजेस जो हैं हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी हुई है। 54 पे हम आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उनको कब अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्टेड ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूशन 54। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। ये बाद में बता दूं आपको कब, 26 नवंबर 1949 है। तो अब इसमें 26 नवंबर 1949 नहीं है, जबकि 26 जनवरी 1949 है, जो कि गलत है। वो 26 नवंबर 1949, मतलब 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ था। एग्जैक्टली 2 दिन पहले, उसके 2 महीने पहले एग्जैक्टली उसको अडॉप्ट किया गया था। तो वो 26 नवंबर है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है उसका जो है, तो हम लोग के पास में ऑप्शन नहीं है, हम लोग इसको 26 जनवरी टिक कर देते हैं, जबकि वो गलत है ये आंसर। 26 नवंबर 1950 को अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 से इंप्लीमेंट हुआ था। तो 55 पे हम आते हैं। बुक का कवर रहता है ना, बुक कवर। पेंटिंग, तो पेंटिंग जो होंगी वो फ्रेम में हो सकती है, दीवार पे भी हो सकती है। तो आई थिंक ज़्यादा बेटर फ्रेम होगा कि अगर पेंटिंग को फ्रेम में कर दिया है तो वो थोड़ी प्रोटेक्टेड हो जाती है, तो पेंटिंग फ्रेम में बोल देते हैं। इसका जो आंसर है 56। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो 13 का डबल हो गया 26, 13 दूनी 26 है ना। मगर अब उसमें उसके बाद में आप देखेंगे 42, 65 तक के है, तो वो जो 13th का टेबल है वो फुलफिल नहीं होता है। तो 13 से 26 में 13 का अंतर हो गया, समझो आप मेरी बात, है ना। उसके बाद 26 के बाद क्या है, वो कुछ लिंक नहीं बैठ रहा है। 42 और 65 है। अब 42 और 65 में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 42 और 65 अगर आप देखते, अच्छा इसमें एक बात और है, 13 के बाद 26 है,
उसमें 13 का फर्क है। 26 में आप जो है अच्छा, और कुछ उसमें फिट भी नहीं बैठ रहा है कि और कुछ उसमें फिट बैठे, जैसे पहला ऑड हो गया, फिर इवन हो गया, फिर एक ये ऑड यहाँ पे डाल सकते हैं अपन लोग, जो है यहाँ पे जो है बीच में 42 इवन हो जाएगा, 65 ऑड हो जाएगा, मे बी पॉसिबल, वो भी अपन लोग कर सकते हैं जो है यहाँ पे। तो उस तरह से भी चल सकता है। तो हमारे पास में ऑप्शन की कमी है, तो हम लोग 39 ले लेते हैं। वो उसको ऐसा सोचो, 13 है वो ऑड है, 26 इवन हो गया, 39 ऑड हो गया, 42 इवन हो गया, 65 ऑड हो गया, और 42 और 65 में अब 23 का अंतर है, तो कोई लॉजिक नहीं बैठता है अभी ये यहाँ पे इस तरह से। तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, 39 को टिक कर दे रहे हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज रिजेंबल्स द मिरर इमेज। अब उल्टे में इसको देखना पड़ेगा कि उल्टे में इसका जो मिरर इमेज है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि सेकंड वाला जो है वो उसका क्योंकि एम है ना दोनों तरफ से, तो मलयालम, तो मलयालम वो ज्यादा बेटर लगता है सेकंड वाला जो है, तो डी को टिक कर देते हैं हम लोग। 58 पे हम आते हैं। द केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ये बहुत पॉपुलर केस है और ये हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में है। द केस ऑफ सालोमन एंड सालोमन इन कंपनी लिमिटेड, हम सोलोमन भी बोलते हैं बहुत बार, विथ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का कॉर्पोरेट जो सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आया, कि उसमें बताया गया था कि सोलोमन अलग है और सोलोमन इन कंपनी अलग होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वहां से निकल के आया था। कौन सा? कि कंपनी अलग होता है और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट जो है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी चलते जाएंगी, किसी व्यक्ति विशेष के मरने से कंपनी नहीं मरती है। तो जैसे धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी बनाई थी, उनकी डेथ हो गई, मगर आज भी रिलायंस चल रही है। मुकेश अंबानी गुजर जाएंगे तो भी रिलायंस चलती रहेंगी। भाई उनको लॉन्ग लाइफ मिले, भगवान करे। मगर एक बात बताया मैंने, स्टेटमेंट्स है, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितने भी हारमोनियम है वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, हारमोनियम उसमें छोटी बात है। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो फ्लूट्स हैं। तो जितने भी हारमोनियम है वो भी फ्लूट्स हो गए, इसका मतलब है। तो ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बोल सकते, ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स सेकेंड वाला ठीक लगता है। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, नहीं। Neither one nor two follows, नहीं। Either A or two follows, नहीं। Only two conclusion follows, तो D आंसर ठीक लगता है। देखो ना आप, all harmonium और instrument है ना, all harmonium are instrument, मतलब इसको किस तरह से बोलेंगे हम लोग, और अगर बोलना चाहे तो all, अब इसमें ना यहाँ पे इमेज नहीं बना सकते, नहीं तो बहुत बढ़िया बनती है वो इसमें, जिसको फंक्शंस में पढ़ाते हैं हम लोग जनरली जो है। तो आप इसको डी मानो, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है। 60 पे आते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर, तो ए और बी जो है भाई है आपस में। सी एंड डी आर सिस्टर, तो अभी यहाँ पे ए एंड बी का कोई रिलेशन नहीं, सी एंड डी दोनों बहनें हैं। एज सन, ए का जो बेटा है वो डी का ब्रदर है, वो डी इज ब्रदर। ए का जो बेटा है वो डी का ब्रदर है, वो डी का ब्रदर है ना, तो डी का ब्रदर है। तो सी एंड डी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी बेटियां हो सकती है। ठीक है। हाउ बी, तो किस तरह से बी इज रिलेटेड टू सी, तो उसका अंकल हो गया ना, अंकल। ठीक है। अब इसको ना बार बार बोलना पड़ता है, तो चीजें थोड़ा सा क्लैरिफाई होती है। 61 पे हम आते हैं। Which one of the following is not included in the definition of key managerial person under the Companies Act? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं लिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, इनको लिया गया है। 62 पे हम आते हैं। राइट टू एजुकेशन, तो 62 पे हम आते हैं। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है हमारा। क्या है? फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। 63 पे हम आते हैं। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो ऐसे फिगर को लेना है कि जो कि दूसरे से अलग है। तो आप देखो
पहले दूसरे में जो है ना सीधी डंडियां है, थर्ड में थोड़ा सा तिरछी डंडी है, फोर्थ और फिफ्थ में भी सीधी डंडियां है। तो जो थर्ड इमेज है वो डिफरेंट है, तो हम डी को सिलेक्ट कर देते। 63 का हमारा आंसर है डी। ठीक, इमेज थर्ड। 64 पे हम आते हैं। इंसेक्ट डिसीज, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे डिजीज होती है, बीमारियां होती है ना। तो वॉर से क्या होता है, तो वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है। बड़ा सिंपल रीजन, बड़ा सिंपल है कि वॉर अगर करेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा, अगर कीटाणु आपके घर में होंगे तो बीमारी होंगी, तो वॉर होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा। हमारे पास में 65 पे हम आते हैं। फाइंड द ऑड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो ऑड नंबर पता करना है। स्विमिंग, ड्राइविंग, सेलिंग, डाइविंग। तो स्विमिंग जो है, सेलिंग और डाइविंग ये तीनों पानी में कर लेते हैं। ड्राइविंग थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तो उसको ले लेते हैं। तो 65 का बी हमारा आंसर है। 66 पे हम आते हैं। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो वर्ड है, पहले एक वर्ड रहता है, फिर पैराग्राफ, फिर सेंटेंस, लेटर्स। तो वर्ड आएगा पहला, फिर उससे लेटर बनाओ चौथा, 1 4, फिर फ्रेज बनेगा 1 4 5, 1 4 5 3 2, 1 वर्ड एक। अब ये इसमें वर्ड से तो चालू ही नहीं हो रहा है, कोई भी जो है सब 4 4 से ही चालू हो रही है, मतलब 4 जो है लेटर है। अच्छा, ये वो एक लेटर से चालू कर लेते हैं। लेटर, वर्ड, 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5 3, सेंटेंस और फिर पैराग्राफ। तो आप सबसे पहले लेटर लो, एक आदि ABCD, उससे वर्ड बनेगा आपका, उसके बाद में उस वर्ड से फ्रेज बनेगा आपका, फ्रेज से आपका जो है सेंटेंस बनेगा और फिर पैराग्राफ बनेगा, लाइक दिस। 67 पे हम आते हैं। द लॉ ऑफ टॉट हैज लार्जली डेवलप्ड थ्रू डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। मतलब लॉ ऑफ टॉट जो है ना, कोर्ट के डिसीजंस आके बना है, इसकी कोई वैसी बाइंड बुक नहीं है हमारे पास में जिससे हमने इसको बनाया है। तो लॉ ऑफ टॉट जो है कोर्ट के डिसीजन से डेवलप हुआ गया है। 68 पे आते हैं। फाइंड द ऑड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखो आप कि ऑड नंबर अगर देखेंगे तो 4275 को ले लेते हैं। उसका रीजन क्यों ले रहा हूं मैं 4275 को, कि वो ऑड हो गया है, वो ऑड नंबर हो गया है। फाइंड द ऑड नंबर। अब यहाँ पे ऑड नंबर जो है वैसा वाला नहीं था, मगर सभी चीजें जो है ऊपर वाली 2 से डिवाइड होती है, वो नीचे वाला 2 से नहीं होता है डिवाइड जो है, इसीलिए उसको पिक कर लिया है। 69 पे आते हैं हम लोग। तो 69 पे अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। लीफ मतलब पत्ती, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से पिकअप कर लेते हैं। अब आप देखो कि रूट है सबसे पहले जो, अच्छा अब इसमें जो है 1 2 3 4 5 है ना। तो 4 जो है सबसे पहले रहेगा, रूट रहेगा, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। रूट या स्टीम पहले रहेगा, स्टीम, फिर उसके बाद आएगा रूट, तो उसके बाद आएगा रूट, उसके बाद आएगा फ्लावर, उसके बाद आएगा लीफ और उसके बाद आएगा फ्रूट। ये वाला ठीक लगता है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि स्टीम। अब हमने ना इसमें जब हमने इसके पहले सॉल्व किए हुआ है तब हमने इसको जो है इसको इस तरह से भी लिया है कि ज़्यादा बेटर यही लगता है, तो इसको टिक कर लेते हैं एक बार का भी। 70 पे हम आते हैं। टर्पिस कॉन्ट्रैक्टिस मीन्स, तो टर्पिस कॉन्ट्रैक्टिस मीन्स का मतलब होता है एन इमोरल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक इमोरल कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्पिस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट जो पोर्शन है उस पर चलते हैं। ये वाला कंप्लीट हो गया है हमारा, यहाँ पे जाके नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग जो है, और हम लोग हमारा इकोनॉमिक वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च डैश। अब ये ना रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, जब तक कि आप इसको बहुत बार सॉल्व नहीं करोगे तब तक के मामला सेट नहीं होगा इसका जो है।
The government of India has launched the Dash with an investment of 50,000 crore aimed at development of irrigation sources for providing a permanent solution from the drought. तो गवर्नमेंट ने जो है 50,000 करोड़ रुपए से क्या चालू किया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार ने लॉन्च की थी और इसके पीछे का पर्पस था कि जो हमारे जो नहर है, हमारी जो कुएं हैं, हमारी जो क्या बोलते हैं लेक्स हैं, उनको डेवलप करना जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो सके लोगों के पास में। 72 पे हम आते हैं। इन सितंबर 2018 डैश वाज लॉन्च बाय आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड ए कवरेज of up to 5 lakh to more than 100 million vulnerable families। तो सितंबर 2018 जो है उस तक के नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम चालू की गई थी, वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चालू की गई थी। इसमें 5 लाख रुपए तक का जो है कवर दिया जाने वाला था 100 मिलियन फैमिलीज को। 100 मिलियंस का मतलब होता है 10 करोड़ फैमिलीज को बोला जा रहा है करीबन करीबन यहाँ पे। 73 पे हम आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 22, तो लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम अलग है, बैंकिंग रेगुलेशन ही एक चीज है जिसमें उसको मिल सकता है लाइसेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में भी मिलता है, मगर उसको अभी यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, उसमें एग्जैक्टली लाइसेंसिंग काम नहीं होता है तो उसको नहीं लेंगे, वो रिजर्व बैंक के लिए बनाया गया कानून है। 74 पे आते हैं। सिटी यूनियन बैंक, तो जो सिटी यूनियन बैंक है हमारे पास में इज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कौन सी कैटेगरी में सिटी यूनियन बैंक को ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में सिटी यूनियन बैंक को कवर किया जाता है। 75 पे हम आते हैं। विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हैज द रिस्क ऑफ डबल काउंटिंग। तो कौन सी मेथड में, प्रोडक्ट मेथड जो रहती है जिसमें हमने कितना माल बनाया, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मैंने कोई माल बनाया और मैंने किसी को बेचा, अब वो भी उससे कुछ माल बना रहा है। जैसे समझ लो मेरा कपड़े का फैक्ट्री है, मैंने कपड़ा बनाया, तो जब मैंने कपड़ा बनाया और मैंने उसको बनाया तो प्रोडक्ट मेथड में वो आ गया, मगर जब मैंने बेचा और दर्जी ने उसको सिल के उससे शर्ट बनाया तो उसमें भी वो आ जाता है प्रोडक्ट मेथड में। तो डबल काउंटिंग जो है नेशनल इनकम में प्रोडक्ट मेथड में होती है हमारे पास में जो है। 76 पे हम आते हैं। Windfall gains like prizes, bonds, lotteries should not be included in estimation। मतलब बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार लोग लॉटरी जीत जाते हैं और तो उसको बहुत बार लोग गिन लेते हैं, मगर उसको नहीं गिनना चाहिए। नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में इज द प्रिकॉशन टू बी फॉलोड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनकम मेथड। तो जब हम लोग इनकम मेथड में करते हैं कैलकुलेशन, तब हम लोग जो है अगर किसी व्यक्ति ने लॉटरी में या कौन बनेगा करोड़पति में किसी चीज़ में कोई इनकम जीती है, कोई प्राइजेस जीते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग नहीं गिनेंगे, उसको नहीं गिनना चाहिए हम लोगों ने। 77 पे हम आते इनकम मेथड में बोला है इफ क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस बाय लोअर परसेंटेज, मतलब जो सप्लाई होगा क्वांटिटी वो कम प्रतिशत से चेंज होगा, देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब परसेंटेज ज्यादा भाव से बदलेगा और जो सप्लाई है वो कम से, तो ये तो लेस इलास्टिक हो गया। इट इज टर्म्ड एज रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। तो इसको जो है रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई के अंतर्गत हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्राइस है जनरली क्या होता है ना, सप्लाई और प्राइस में फेवरेबल रिलेशन रहता है, ये लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है। अगर भाव ज्यादा मिलेगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, भाव कम मिलेगा तो सप्लाई कम होगा, बड़ा सिंपल रूल है उसका। लॉ ऑफ डिमांड उल्टा है इसका जो है। तो इसमें जो है ये लोग बोल रहे हैं कि रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई है ये। 77 है ये। 78 में आते हैं। इन इंडिया द डैश इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द कंट्री। तो इन इंडिया में जो है डैश इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
बच्चे बच्चे को मालूम है ये बात। बैंकों का बैंक, राजाओं का राजा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बोल सकते हैं हम लोग उसको जो है। 79 पे हम आते हैं। रेवेन्यू बजट रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से ही पता चलता है कि रेवेन्यू बजट में जो है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों बातें आती हैं, तो उसको उसमें ले लेते हैं हम लोग। 80 नंबर पे हम आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो कौन से 5-year प्लान में लॉन्च हुआ था? अब एक्चुअल में 4th 5-year प्लान में लॉन्च हुआ था, मगर यहाँ पे कहीं पे भी 4th 5-year प्लान नहीं है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन चौथे 5-year प्लान में लॉन्च हुआ था, मगर यहाँ पे 10वां है, 8वां है, पहला है, तीसरा है, तो इसमें से किसी में नहीं लॉन्च हुआ था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को गलत बोल देते हैं एक बार का। 81 पे हम आते हैं। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीएनपी एट मार्केट प्राइजेस। तो जीएनपी मार्केट प्राइजेस कैसे निकलता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइजेस कैसे निकलता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो बाहर के देशों से हमारे जो भाई बहन बाहर गए हुए हैं और अपने माता पिता को, अपने घर वालों को जो पैसा इंडिया में भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, उसको पकड़ लेते हैं अगर, तो हमको जीएनपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। 81 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें से किसको जो है कंसीडर करना चाहिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से? तो हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, इनको हम लोग कंसीडर करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से जो है। ठीक, 83 पे हम आते हैं। इफ ई ऑफ पी इक्वल टू 0, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं, क्योंकि वो तो 0 है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड नहीं। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो 0 है, 0 से ज्यादा नहीं है। 84 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी डिडक्टेड टू डिराइव एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम जीडीपी। तो इसमें से कौन सी चीज को हम लोग डिडक्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करेंगे अगर हमको जीडीपी से एनडीपी में आना है तो। 85 पे आते हैं। ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल डू नॉट इंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स आर इंक्लूडेड इन। तो ऐसा कौन सी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो कि किसी भी तरह का सेल नहीं करती है और कोई क्रिएशन नहीं करती है अंडर द, तो वो कौन से उसके अंतर्गत लेके आएंगे हम लोग जो है उसको? तो हम लोग जो है उसको कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत डाल देते हैं। किस में डाल देंगे? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत डाल देंगे, क्योंकि ना ही वो ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट इंटेल एनी सेल, अगर सेल होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता। क्रिएशन ऑफ एसेट होती तो हम लोग उसको जो है किसी और अकाउंट में उसको बैलेंस शीट में लेके आ जाते, मगर वो तो कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में डाल देते डायरेक्टली। अब हो सकता है कि ये वाली सोच में उनका थॉट प्रोसेस अलग हो इसमें जो है। ई संचित एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। तो ई संचित एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है अंडर डैश has been implemented in order to facilitate trader to submit all supporting document electronically with the digital signature। तो जो ई संचित है वो एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें जो ट्रेडर है वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। तो इसका नाम है स्विफ्ट, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड। तो नाम से भी लगता है कि हाँ ये ठीक लगता है, उसमें बैठता है वो जो है। 86 जो है। 87 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एफिलिएटेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को नहीं लगे हुआ है? तो SFIO पहला तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है।
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ही ऐसा लगता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जुड़ा हुआ ना हो। हम लोगों को क्या लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बड़ा छोटा सा होगा, तो ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अच्छा बड़ा एक डिपार्टमेंट है, बड़ा एक मिनिस्ट्री है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है, और सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस उसके अंतर्गत नहीं आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी आता है। 88 में आते हैं, नो चेंज इन सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइजेज इज द एजम्पशन ऑफ द विच ऑफ द लॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब वो ना बहुत सारे लॉज का एजम्पशन है, मगर यहाँ पे ना लॉ ऑफ डिमांड जनरली वो लोग बोलते हैं, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई में भी आता है, वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स में भी आता है, वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में भी आता है वो, मगर ये लोग ना उसको लॉ ऑफ डिमांड बोल देते हैं। तो हम लोग भी चलो अब ये लोग बोलते हैं तो हम लोग भी उसी को टिक करवा देते हैं। तो 88 का आंसर है हमारा ए। नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम इज द एजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इनकम में बदलाव नहीं, तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का ही है, तो और इवन बाकी का भी है ये। अब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं। कल तक के जो चीज़ आपको अच्छी लगती थी नॉर्मल लोगों को, वो अब अच्छी ना लग के कोई महंगी वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो लॉ ऑफ डिमांड का ही एजम्पशन है वो, और बाकी में भी आता है वो, मगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ले रहे हैं। मगर अब एक ही क्वेश्चन में ये एक जैसे क्वेश्चन 2 बार आ गए, तो हो सकता है ये इसको लॉ ऑफ सप्लाई ले लेवे, या पहले वाले को लॉ ऑफ सप्लाई ले ले, इसको लॉ ऑफ डिमांड ले लेवे। जो है 90 पे हम आते हैं, estimating net value added by each producing enterprises as well as each industrial sector and adding up the net value added by all sector is a step considered for calculating national income under which of the following method। तो उसको कौन सी मेथड में ये लोग देख रहे हैं, तो आप एक काम करो, प्रॉफिट मेथड कुछ होती नहीं है एक्चुअल में, एक्सपेंडिचर मेथड एक होती है, वैल्यू एडेड मेथड कुछ होती नहीं है। तो आप जो है इनकम मेथड में उसको गिन लो कि हर एक अपनी कितनी इनकम को एडअप कर रहा है। वैसे तो क्या है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड आती तो मैं उसको प्रोडक्ट मेथड में सिलेक्ट करता था। 91 पे हम आते हैं, द डैश इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाय बिजनेस फर्म्स ऑन न्यू प्लांट एडिंग टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि नए प्लांट पे स्टॉक को खरीदने के लिए और न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज में आता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाय बिजनेस फर्म्स ऑन न्यू प्लांट एडिंग टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज एंड ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज, और जो नए कंस्ट्रक्टेड हाउसेज है उसमें। 92 पे हम आते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेटअप बाय। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने सेट किया था, NSDC बोलते हैं इसको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने सेटअप किया था। 93 पे हम आते हैं, डैश गिव पावर टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो कौन सा जो है, तो एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाल सकते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल एक कानून बन जाता है आगे जाके जो है, ठीक। तो जब वो प्रेजेंट करते हैं तो एप्रोप्रिएशन बिल है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एंकर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनके द्वारा लाई गई स्कीम है, जिससे कि हमारे जो इंडियन यूथ है वो अपने पैरों पे सक्षम हो, वो खड़े हो, उसके लिए वो स्कीम लाई गई है। 95 पे हम आते हैं, बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू, बैंक्स को ना बहुत सारी जगह पे क्लासिफाइड किया गया है, तो अब इसको 4 कैटेगरी बोल देते हैं जनरली। वैसे तो आप देखो बैंक को 5 में भी गिन सकते, 6 में भी गिन सकते, 7 में भी गिन सकते, तो इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। अब बुक में जो लिखा है वो देखना है, तो हमको लगता है कि 4 कैटेगरीज है बुक में, इसीलिए हमने उसको लिया है, ठीक। 96 पे हम आते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, which of the policies was formulated by government of India in 2009। तो रिकॉग्नाइजिंग द स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, द गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी को लेके आए थे।
तो नेशनल, अब नाम से ही पता चलता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा है, आपको नहीं मालूम है तो भी, तो अब हमने इसके आंसर्स पहले से फाइंड आउट करके रखे हुए हैं, तो वहाँ से एक एक करके ना डिस्कस करते हुए, बिकॉज इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है हमने जो है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है, स्किल डेवलपमेंट करना है इंडिया में, इसके लिए जो कि गवर्नमेंट ने 2009 में लेके आए थे इस पॉलिसी को, जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। 97 पे हम आते हैं। डैश मीन्स सप्लाई शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइजेज एंड अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। तो डैश मीन्स शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइसेस एंड अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। तो सप्लाई बोल दो इसको भाई। कभी भी क्या होता है ना कि अगर आपका जो रेट है, कभी भी जो है डिमांड बोल दो, या तो डिमांड मीन्स अ शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइसेस एंड अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइसेस। तो डिमांड ज्यादा सटीक लगता है। सप्लाई भी अच्छा है, सप्लाई को भी ले सकते हैं, डिमांड भी ज्यादा अच्छा है। डिमांड मीन्स ए शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइसेस एंड अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइसेस। ठीक, तो सप्लाई या डिमांड में से कोई एक हो सकता है। अब कैसा है, हमारे और भी वीडियोस इसमें बन के रखे हुए हैं। अब आपने ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना जो कंफ्यूजिंग करते हैं, तो इसके लिए उन वीडियोस को भी देखना है। ज्यादा बार जो चीज बोली गई है उसको आपने पिकअप करना है। When there is an excess of exports over import, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो उसको सरप्लस होता है हम लोग बोलते हैं। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी इंडिया जो है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आया है, मगर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडिया भी जो है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसमें एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है हमारे यहाँ पे। अभी हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। 99 पे हम आते हैं। द डैश स्टेट्स दैट अ फर्म विल प्रोड्यूस एन ऑफर टू सेल ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एज द प्राइसेज ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज राइजेज, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जो है उसमें हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब फिर से पढ़ता हूं मैं इसको, जो है 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है ये। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अ फर्म विल प्रोड्यूस एन ऑफर टू सेल ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एज द प्राइजेज ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज राइजेस। तो ये मैंने अभी इसके पहले भी थोड़ी देर पहले बोला कि लॉ ऑफ सप्लाई का फेवरेबल रहता है। अगर भाव ज्यादा मिलेगा तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे। अगर कोई चीज में आपको, आप भी कंपनी सेक्रेटरी क्यों कर रहे हो ना, पैसा मिलेगा इसीलिए कर रहे हो। तो कल जाके अगर आपको इसमें और पैसा मिलेगा तो और लोग कंपनी सेक्रेटरी करने आएंगे, और कंपनी सेक्रेटरी को अभी बहुत हो गया। आज ही मैंने पढ़ा कहीं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो स्पेशल कैडर बना रहा है कंपनी सेक्रेटरी का, मतलब उसमें एक अलग से स्ट्रीम रहेंगी कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जो है। 100 नंबर पे हम आते हैं। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो क्या फॉर्मूला है टू कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ए पे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। अब आप देखो डिवाइडेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, वैसे ही वो कट जाता है। तो नेट बोला तो कुछ ना कुछ कटेगा, तो माइनस कर दे रहे हैं हम लोग उसमें से। इन 1978, तो 1978 में 1978 यूटीआई वॉज डीलिंग फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से डीलिंग कर दिया गया यूटीआई को। एंड द डैश टुक ओवर द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्लेस इन प्लेस ऑफ आरबीआई। तो यूटीआई को आरबीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को आरबीआई से अलग किया। और किसने यूटीआई की कमान को संभाला? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आईडीबीआई बोलते हैं, उसने यूटीआई का जो रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया था आरबीआई की जगह पे। क्लियर होता है ये बात? तो आरबीआई हटा तो उसकी जगह पे आईडीबीआई आ गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1978 में, जिसने यूटीआई को अपने कंट्रोल में ले लिया रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। 102 पे आते हैं। कॉन्टिजेंसी फंड। कॉन्टिजेंसी फंड इज एट द डिस्पोजल ऑफ। अब देखो वो कॉन्टिजेंसी फंड कौन सा? तो वो चीफ मिनिस्टर के पास में भी रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में भी रहता है। ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे हमको प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज हमको अभी जो हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं नेशनल लेवल पे दे रहे हैं, स्टेट लेवल पे नहीं दे रहे हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर को टिक कर देते हैं।
103 पे हम आते हैं, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, अब वहां पे वो मल्टीप्लिकेशन माइनस फिर प्लस फिर डिवाइडेशन ही है वहाँ पे जो है। तो हम आप जो है उसमें परसेंट आप जो है आप देख सकते हैं उसमें जो है। तो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इसमें डिवाइडेशन आता है तो इसको डी ले लेते हैं हम लोग। 103 का डी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर होता है। 104 पे आते हैं, ऑल रेवेन्यू रेज बाय गवर्नमेंट, मनी बोरोड एंड रिसीव फ्रॉम लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट फ्लो इनटू। तो जितना भी लोन वगैरह गवर्नमेंट ने लिया है, जितनी भी चीजें आई है, वो किधर को आती है? तो वो जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती है। किधर आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ऑल रेवेन्यू रेज बाय गवर्नमेंट, मनी बोरोड, रिसीव फ्रॉम लोन गिवन बाय गवर्नमेंट फ्लोज इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ए फॉर एप्पल में आएंगी। 105 में हम आते हैं, ई सफिक पी लेस देन 1, इसका मतलब होता है जो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 1 से कम है, तो आपका जो प्रोडक्ट हो गया वो लेस इलास्टिक हो गया। हाँ, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, तो आपका जो प्रोडक्ट है परफेक्टली रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, यूनिटरी इलास्टिक नहीं, तो आप बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में हम लोग उसको गिनते हैं। अब हम आते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे। तो आपको इसके लिए पेपर पढ़ते रहना चाहिए। पेपर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्यादा बेटर इसमें रहेगा। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस जो है, सब्सक्राइबर्स आर टू बी अलाउड पार्शियल विड्रॉवल फॉर कवरिंग एक्सपेंसेस फॉर कोविड-19। मतलब अभी जो कोरोना वायरस आया है उसके कारण नेशनल पेंशन स्कीम में से पैसा निकालने की परमिशन दी गई है। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस एनपीएस, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? देखो, सेबी मैनेज करेगा नहीं, पहले नंबर पे सेबी। एलआईसी भी मैनेज नहीं करती है उसको, उसके लिए एक अलग अथॉरिटी है जिसका नाम है पेंशन रेगुलेटरी फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 106 का आंसर है डी। 107 पे हम आते हैं, which is the venue of main national event of 6th International Day of Yoga 2020। तो इंटरनेशनल योगा डे का मेन जो लोकेशन था वो लेह था, क्योंकि इस बार जो है इंटरनेशनल योगा डे जो आया वो कोविड में लॉकडाउन में आया, तो अब कहाँ मनाना? तो लेह में मनाया गया था इसको सैनिकों के साथ। 108 पे हम आते हैं, द कैबिनेट अप्रूव द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एमपी लेड मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम। तो लोकल डेवलप, बिकॉज पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया, अभी सस्पेंड कर दिया। फंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स एमिडिस द कोरोना पेंडेमिक। तो कोरोना पेंडेमिक के कारण गवर्नमेंट ने उसको 2 सालों के लिए अभी सस्पेंड कर दिया है। कितने? 2 सालों के लिए। मतलब हमारे जितने भी ये 500-600 एमपीज होते हैं, इनको एक 5-5 करोड़ का फंड मिलता है कि आप अपने लोकल एरिया में काम करो। तो वो 5 करोड़ रुपए को इन्होंने अभी जो है 2 साल के लिए कैंसिल कर दिया है कि आपको नहीं मिलेगा ये जो फंड जो है आपके लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद 109 पे आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब है महामारी घोषित की गई है। विच डिसीज वॉज प्रीवियसली डिक्लेयर्ड, तो कौन सी जो डिसीज है उसको इसके पहले डिक्लेयर किया गया था महामारी को? H1N1 इन्फ्लुएंजा को जो है इसके पहले महामारी के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। ठीक। 110 पे हम आते हैं, मिस्टर प्रवीण राव हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रवीण राव को जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था? तो प्रवीण राव को नेस्कॉम का चेयरमैन करके अपॉइंट किया गया था। मिस्टर प्रवीण राव हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? नेस्कॉम। तो उनको नेस्कॉम का चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया था।
111 विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक वेव द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल सेविंग बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 111 का जो आंसर है वो सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को अभी अवॉइड किया है, उसको वेव्ड ऑफ किया है 111 में। 112 अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट हु वाज इन द न्यूज रिसेंटली। तो अंकिता रैना जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे? टेनिस से एसोसिएटेड थे वो। 113 पे हम आते हैं, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे उनको बताया गया है। 113 जिन्होंने राम मंदिर का डिसीजन दिया था ना 113 में, तो उनको बोला गया है इसमें जो है। 114 पे हम आते हैं, एन इनिशिएटिव ऑफ आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS सर्विस हैज बीन लॉन्च बाय सेंटर इन एसोसिएशन विथ विच स्टेट। अब आप देखो तमिलनाडु के सहयोग से इन्होंने इसको लॉन्च किया था। 114 का बी आंसर है हमारे पास में। तो क्या होता है ना, तमिलनाडु में बैंगलोर है, बैंगलोर बोले तो IT हब है इंडिया का। तो अगर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS सर्विस जो है वो राज्यसभा ने जो वो जो है किसके सहयोग से लॉन्च हुआ था? तमिलनाडु के सहयोग से, या तमिलनाडु में लॉन्च हुआ था। 115 हु इज द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल पैनल रिसेंटली सेटअप टू प्रिपेयर एन इन्वेस्टिगेशन मैनुअल फॉर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के लिए किसको बोला गया था मैनुअल बनाने के लिए? तो इंजेटी श्रीनिवास जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में भी है, वैसे भी IAS ऑफिसर है। तो इनको बोला गया था कि आप एक मैनुअल बनाओ कि अगर कोई सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में काम करे तो उसको किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए। 116 द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड PPE टू डॉक्टर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को PPE किट जो है वो मेडिकल स्टाफ को देने के लिए बोला है, डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को, अटेंडिंग टू कोरोना वायरस पेशेंट। व्हाट डज PPE स्टैंड्स फॉर? तो PPE जो है उसका क्या मतलब होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करके हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वो पूरा ढके रहता ना आजकल, वो जो है वही है इसमें। 117 पे आते हैं, What is the name of online challenge for student launched by Innovation Cell of MHRD? तो क्या ऑनलाइन चैलेंज का नाम है जो कि MHRD ने लॉन्च किया है एंड AICTE ने फॉर डेवलपिंग सोल्यूशन टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए तो उसको बोला गया समाधान। तो समाधान नाम का ये ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च हुआ है जिसके लिए वायरस से कैसे हम लोग लड़ेंगे उसको लेके आया गया है। 118 इसमें हम लोग आते हैं, मगत्सु अस्वाका इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन से इंस्टीट्यूशन के वो प्रेसिडेंट है? विच हैज लॉन्च 2.2 बिलियन असिस्टेंस टू इंडिया। तो 2.2 बिलियन असिस्टेंस टू इंडिया को तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो प्रेसिडेंट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मसत्सुगु अस्वाका जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके प्रेसिडेंट है। 119 पे हम आते हैं, द ईयर 2020 मार्क्ड एज एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैस्करे। तो 2020 जो है वो कौन सा ईयर आएगा? तो उसको 2020 जो है उसको कौन सा ईयर हम लोग इसमें बोल सकते हैं? अब ये जो है 1919 में हुआ था ये, तो करीबन 101 साल हो गए, हम लोग इसको 101वां साल बोल सकते हैं, 1919 में हुआ था इसीलिए। और 120 है, अवनी चतुर्वेदी, भवाना कांत एंड मोहना सिंह जितरवाला who recently received the नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द प्रोफेशन। तो कौन से प्रोफेशन से? फाइटर पायलट्स के तौर पे ही एसोसिएटेड है। तो इनको जो है फाइटर पायलट्स अवनी चतुर्वेदी, भवाना कांत एंड मोहना सिंह जितरवाला, ये लोग सब फाइटर पायलट्स के तौर पे एसोसिएटेड है। ये हमारा 4th मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। 120 MCQ इसमें हमने
सॉल्व किए हैं। ये एमसीक्यू के आंसर्स नहीं थे वेबसाइट्स पे, हमने इनको हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नॉलेज से इसको सॉल्व किया है। इसमें कुछ आंसर ऐसे भी हो सकते हैं जो उनके माइंडसेट से मैच ना करते हो। हमने पूरी कोशिश की है कि हम पूरे की सही की सही करें, और बहुत कुछ आंसर हमारे जो है बहुत सारे एरर फ्री इसको रखने की कोशिश की गई है। आप भी कोशिश करें, इसको सॉल्व करें, थोड़ा रिसर्च करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये गाइडेंस के तौर पे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।